हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 4। जैसा आपको पता होगा, आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि हमने ऑलरेडी नाइन्थ क्लास की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फिज़िकल हो गया, ड्रेनेज हो गया हमारा और अब हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, आप प्लीज़ जा कर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होंगी, जैसे अभी ये नाइन्थ की होगी, उसके बाद हम टेंथ एंड 11th-12th के एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। इसके बाद में ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्लाइमेट। प्लीज़ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सी बेसिक चीज़ें हम समझेंगे कि इंडिया का जो आज हम देखते हैं कि हर जगह बारिश हो रही है या फिर हर जगह पर लैंडस्लाइड्स हो जाती है या ड्रोट हो जाती है, इंडिया के अंदर कहीं पे फ्लड हो जाती है, उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल में इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और क्या इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पर। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि मॉनसून क्या होता है, किस तरीके का मॉनसून होता है, कब ये आता है, कब वापस जाता है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में हो, तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होती है। तो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर लॉन्गर पीरियड, मतलब अगर किसी भी चीज़ को हमें क्लाइमेट कंसिडर करना है तो कम से भी कम 30 ईयर्स का डाटा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओवर 30 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स के पीरियड को हम काउंट करेंगे। उसमें जो भी वेदर कंडीशंस होंगे, जो भी वेरिएशंस होंगे, जैसे दिन में गर्मी है, रात को ठंड है, ठीक है, वार्म नाइट्स हैं या फिर कोल्ड नाइट्स हैं, पूरे 30 साल तक सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारा पर्टिकुलर वेदर रहता है, उस वेदर के एनालिसिस को हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया है पर्टिकुलर, अब इंडिया के अंदर पिछले 30 साल के अंदर किस तरीके का एयर टेम्परेचर रहा है, किस तरीके की रेनफॉल रही है, किस तरीके का वहाँ पे प्रेशर रहा है, ह्यूमिडिटी कैसी रही है, विंड कैसी रही है, इन सब को एनालाइज करके फिर हम बताते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। वेयर एज जो वेदर है वो डेली डेली बेसिस पे कह सकते हैं हम कि आज गर्मी ज़्यादा है, आज उमस ज़्यादा है, आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आज सनशाइनिंग हो रही है या फिर आज क्लाउडीनेस ज़्यादा है। तो ये सब क्या हो गया, वेदर के पार्ट हो गए। डेली बेसिस पे जो होगी वो होगी वेदर। लंबे टाइम तक अगर किसी एरिया में बनी हुई कोई एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हम कहते हैं कि आज का वेदर अच्छा है, हम ये नहीं कहते कि आज क्लाइमेट अच्छा है, हम क्या कहेंगे, वेदर अच्छा है। ओके, चलिए ये होगी बेसिक सी चीज़। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन वेरिएशन ओवर अ लार्ज पीरियड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओवर 30 ईयर्स। 30 साल तक मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 साल। ठीक है, और वेदर क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, आज के दिन का, कल के दिन का, उससे पिछले दिन का क्या कंडीशन रहा। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं या फिर हम ये स्टडी करते हैं, मैंने बताया आपको। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो आपको देखनी है मौसम के बारे में। ठीक है, मॉनसून जो है वो एक वर्ड लिया गया है, अरेबिक वर्ड, उसका नाम था मौसम। ठीक है, हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा ज़्यादातर टाइम मौसम कैसा है। ठीक है, ऐसे ही मॉनसून जो वर्ड था वो कहाँ से लिया गया, अरब से। अब अरब से लिया गया, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था कि जब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में अरब के जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे, तो वो क्या करते थे, ये जो रिवर्सल ऑफ विंड होता था, ठीक है, समुंदर के अंदर जो रिवर्सल ऑफ विंड होता था उसे यूज़ करके अपनी शिप वगैरह को इंडिया में लेकर के आते थे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि रिवर्सल ऑफ विंड क्या होता है। जैसे ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अब ये अरब है हमारे पास में। अब यहाँ से मान लीजिए अरब के कुछ ट्रेडर्स
पहले अगर उन्हें इंडिया में आना है तो इंडियन ओशन से आएंगे, बट उन्हें आने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी अगर विंड उनका साथ नहीं देगी तो। ठीक है, अगर ऐसे विंड आ रही है तो यहाँ से कोई भी शिप आए उसे बहुत फ्यूल लगेगा, लोग मैन पावर लगेगी। बट इंडिया का इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे विंड का रिवर्सल होता है। 6 महीने हवाएं समुंदर से लैंड की तरफ चलती है, सी टू लैंड चलती है, और 6 महीने चलती है हवाएं लैंड टू सी। तो ऐसे क्या हो गया, अगर आप यहाँ सी में हैं और 6 महीने वाले साइकिल में आप आते हैं तो यहाँ से आप इजीली हवा के साथ में अपने शिप को एंटर करवा सकते हैं इंडियन ओशन के अंदर। वेयर एज अगर आपको बाहर जाना है तो आप इस साइकिल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज दी एनालिसिस मेड बाई अरब्स। ठीक है, और उन्होंने इसकी काफ़ी अच्छे से डिटेल के अंदर हमारे को बताया। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो मानसून है उसे हम कहते हैं, या इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे हम कहते हैं मानसून टाइप। कैसा है इंडिया का क्लाइमेट? मानसून टाइप। यह आपको ध्यान रखना है, इंडियन क्लाइमेट इज़ मानसून टाइप। इसके अलावा दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। ये जो रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप थाईलैंड और बाकी की जो जगह है, फिर मलेशिया वगैरह जो भी है, ये जो सारा रीजन है, ठीक है, सदर्न हो गया एंड सदर्न ईस्ट जो रीजन है, यहाँ पर आपको मॉनसून रीजन जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, अगर आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस जाननी है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की स्टडी करनी पड़ती है। अब जैसे टेम्परेचर की स्टडी के बारे में अगर हम कहें तो इंडिया में बहुत वेरिएशन है, ठीक है। मेजरली इंडिया में बहुत ही वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा ईस्टर्न इंडिया है और ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा ये ईस्टर्न है हमारा और ये वेस्टर्न इंडिया है और ये हमारा नदर्न है। तो नदर्न का पार्ट क्या है कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है हमारे पास में, ठीक है, और यहाँ पर हमारा राजस्थान है। अब यहाँ आपको वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर आपको समर में भी दिखेगा और विंटर में भी दिखेगा, ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर गर्मियों में टेम्परेचर 50 भी पहुँच जाता है, वेयर एज सेम लाइन पे जम्मू एंड कश्मीर में आपको 20 डिग्री तक मिलेगा। अब ये तो हो गया गर्म टेम्परेचर। अगर वार्म की बात हो गई, अब कोल्ड की बात करें तो कश्मीर में -45 भी पहुंच जाएगा, वेयर एज त्रिवेंद्रम केरला के अंदर आपको मिलेगा 22 डिग्री के आसपास, ठीक है। सो दिस होल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज़ ड्यू टू दी क्लाइमेट। जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन आपको पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, ठीक है। जैसे थार के अंदर अगर आप देखें, जैसलमेर में दिन में ये इतना बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, 40-45 हो जाएगा, बट शाम के टाइम अगर आप सोएंगे रात को तो आपको रज़ाई लेकर के सोना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। बहुत ही वियर्ड सा है अगर आप इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करें। इसीलिए मैं कहूँगा सभी लोगों को जैसलमेर के सम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ जाना चाहिए। सम एक पर्टिकुलर गांव का एरिया है जहाँ पे पूरी कैंप सिटी वगैरह सेटअप है, आप वहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और वहाँ जो आप नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ी सी गर्मी के बाद में, इट विल बी वेरी वंडरफुल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। देखिए, प्रेसिपिटेशन बहुत सारे टाइप की होती है, ठीक है। स्नो होता है, फ्रोस्ट होता है, मिस्ट होती है, अलग अलग टाइप की होती है। ऐसे ही जब बर्फ़ गिरती है वो हिमालय में गिरती है, ठीक है। वेयर एज मेघालय के अंदर आपको करीब करीब 400 के आसपास, ठीक है, 400 सेंटीमीटर के आसपास मेघालय में आपको क्या मिल जाएगी? रेनफॉल मिल जाएगी। वेयर एज 10 सेंटीमीटर कम, उससे भी कम कहाँ मिल जाएगी? लद्दाख और राजस्थान में। ये भी आपको पता चल गया। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंडिया में मॉनसून की एंट्री जून मंथ में होती है, ठीक है। इंडिया में जून मंथ के अंदर मॉनसून एंटर होता है एंड सितंबर मंथ में उसका रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, या फिर रिवर्सल कह सकते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, टू बी प्रिसाइज।
अब जब यहाँ से ये हवाएं इस तरीके से विंड फ्लो करती है जब वापस, तो ये क्या करती है, यहाँ रेनफॉल करती है वापस जाते वक्त। कौन से एरिया में? तमिलनाडु में। ओके, एंट्री पे तो पूरे इंडिया में बारिश होती है, ठीक है, बट जब वापस जाता है मानसून तो तमिलनाडु में फ्लड तक आ जाते हैं। ठीक है, फ्लडिंग कंडीशंस बन जाते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर, बट सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्जर पोर्शन ऑफ रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में जब वापस जाने लगती है मॉनसून, तब क्या होता है? हैवी रेन होती है कहाँ? ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, अब बात करते हैं कि कोस्टल जो एरिया है उसमें बहुत ही कम कंट्रास्ट होता है टेम्परेचर का, वेरिएशन बहुत ही कम होता है। वेयर जो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट होता है, इसे कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी और सर्दी भी ज़्यादा होगी, बट जो ओशन वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, यहाँ पर वेरिएशन बहुत ही कम होता है। वाई? बिकॉज द हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी या कह सकते हैं रॉक्स जो है हमारी, या फिर लैंड जो है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। वेर एज लेटेंट हीट जो है, ठीक है, दैट इज़ कंपेरेटिवली हायर इन ओशन। ठीक है, ओशन के अंदर हाई कैसे है कि यहाँ पे जितनी देर उसे गर्म होने में पानी को लगेगी, फिर उतना ही धीरे धीरे वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। सो जो वेरिएशन है वो मेंटेन हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे सीजनल जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंटीरियर ऑफ इंडिया में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया में जो रेनफॉल है, ठीक है, इंडिया में जो रेनफॉल है, अगर मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊं तो ये हो गया ईस्टर्न साइड और ये हो गया हमारा वेस्टर्न साइड, ये हो गया नॉर्थ। यहाँ से जब हवाएं इस तरीके से आती हैं और फिर रेनफॉल जो है वो यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ इन दी पॉजिटिव साइड, बट एज वी मूव टूवर्ड्स वेस्ट दी रेनफॉल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यहाँ पे अगर 100 सेंटीमीटर हो रही है बारिश, यहाँ आते आते 10 सेंटीमीटर आपको राजस्थान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी, वेस्टर्न राजस्थान में होती है बारिश बहुत ही कम। ठीक है, ऐसे नहीं पूरे राजस्थान। जैसे यहाँ पे अगर राजस्थान का भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे हर चीज़ का। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है 1 जुलाई वाली, ये जो लाइन आप देख रहे हैं 1 जुलाई, यहाँ से अरावली एक डिवाइडिंग फैक्टर है जहाँ पे करीब करीब 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसके बाद जो एरिया है इसमें 25 सेंटीमीटर होती है, और फिर यहाँ जो है ये करीब करीब 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो बहुत ही कम एरिया है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और फिर 25 होता। बट अरावली अगर आप देखें तो ये बहुत ही ऑलमोस्ट ईयर बेसिस पे ग्रीन रहती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश लगभग ठीक ठाक अमाउंट में हो जाती है। इसीलिए अगर आप देखें यहाँ पे माउंट आबू आपने सुना होगा, राजस्थान का एक हिली एरिया है जहाँ पर विंटर टाइम के अंदर काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि फ्रॉस्ट वहाँ जमा हो जाती है, इवन बर्फ़ जमा होने वाली सिचुएशन आ जाती है वहाँ पर। ठीक है, चलिए प्लीज़ अगर आपको अभी वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रही है और क्लैरिटी कुछ मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि राजस्थान में घर मोटी मिट्टी के दीवार ऐसे क्यों बनी होती है। तो उसका रीज़न आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि हीट ज़्यादा है तो इंसुलेशन का काम करती हैं दीवारें। ठीक है, इसलिए होती हैं। दूसरा है तराई रीजन, जैसे गोवा और बेंगलोर का, वहाँ पे इस तरीके के मकान बने होते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी रुकना नहीं चाहिए छत पे, एंड देन वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम दी रूफ। ठीक है सर। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आसाम के घर जो हैं वो स्टिल्ट, या जैसे कहते हैं कि इसे समझ लीजिए कि ये घर ऐसे बना हुआ है ऊपर, और नीचे क्या है, बल्ली वगैरह लगी हुई है। ठीक है, स्टिक ऐसे बना होता है घर, इस तरीके का घर बना होता है, जैसे पिलर्स लगे होंगे और उसके ऊपर हट वगैरह ज़्यादा बनी होती हैं। या पहाड़ में भी इसी तरीके से ऊपर उठा के बनाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बहुत होती है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, मन में आता तभी बारिश ज़्यादा हुई, ब्रह्मपुत्र में पानी ज़्यादा हुआ और पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, फ्लडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए उसे बचने के लिए ऐसे तरीके के घर बनाए जाते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्लाइमेट को कंट्रोल क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 6 मेजर हमारे पास में क्या है, फैक्टर्स है। दीज आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी जो मैंने कहा था, कॉन्टिनेंटलिटी, फिर है ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर। ये जो नीचे वाले हैं ये इतने ज़्यादा ध्यान में या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे रिलीफ फीचर क्या होता है, जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर माउंटेन। अब इसकी वजह से हवा चलेगी, हवा यहाँ टच होगी, फिर धीरे धीरे वो लिफ्ट करेगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बारिश का क्लाइमेट के ऊपर, ये हो गया रिलीफ फीचर। ओशन करंट, जैसे ये इंडियन ओशन है हमारा, यहाँ पे वेस्ट से हवा आ रही है या फिर इसके ईस्ट में हवा बह रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब आपने देखा होगा कि हिमालय जैसे हम जाते हैं ऊपर, ठीक है, जैसे जैसे पहाड़ी चढ़ते हैं हिमाचल के अंदर या फिर उत्तराखंड में, तो क्या होने लग जाता है, ठंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होने लग टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, ड्रॉप होने लग जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और क्लाइमेट उसी हिसाब से फिर चेंज होने लग जाता है। लैटिट्यूड में भी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर। अब इक्वेटर से अगर हम मूव करेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा हमारा, वी विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कि यहाँ बहुत हीट है, ठीक है, एंड नॉर्थ पोल पे जाकर के एकदम आइस है। सो दिस इज़ द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड दीज आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली टेल अस व्हाट इज़ द रियल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, जिसमें इंक्लूड होती हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर। अब थोड़ा थोड़ा करके इनकी डिटेल्स एक बार हम रीड आउट करते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू कर्वेचर, कर्वेचर मतलब क्या हो गया, जैसे ये अर्थ का हमारे पास में सिस्टम है पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये ना ही तो ऐसे स्क्वायर है जो कि एक जगह पे लाइट पड़े और उस हिसाब से सारा काम हो जाए, ये यहाँ पे स्लांटेड जो वेव होंगी, जैसे ये सन है, तब इसकी जो रेज हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पड़ेंगी, ठीक है। इक्वेटर पे एकदम स्ट्रेट पड़ेंगी, वेयर एज आप जब पोल की तरफ जाएंगे तो स्लांटेड हो जाएंगी, जो इस तरीके की हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं? एक बार मैं फिर से आपको पूरा का पूरा बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से सनलाइट का फ़र्क पड़ता है। जैसे ये हो गया हमारा अर्थ और ये हो गया सन। अब सन से जो रेज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से आती हैं, यहाँ डायरेक्ट पड़ेंगी कहाँ पे, इक्वेटर पे। बट एज वी मूव टूवर्ड्स नॉर्थन साइड, नॉर्थ पोल की तरफ अब जब हम जाएंगे तो जो सन रेज़ हैं वो ऐसे स्लांटेड पड़ेंगी, ठीक है, पूरी की पूरी सरफेस पे नहीं पड़ेंगी, वो ऐसे लंबी पड़ेंगी, तो उससे क्या होगी, धूप कम जाती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यहीं पे ये लिखा हुआ है, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप मूव करेंगे लैटिट्यूड साइड के अंदर, नदर्न साइड या फिर सदर्न साइड में, आपको वेरिएशन देखना पड़ता है क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि एयर का जो टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज़ होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये आपको याद रख लेनी है चीज़, और इसका नोट बना करके आप इसे हाईलाइट करके अलग से रख सकते हैं। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। अब एज वन गोज़ फ्रॉम एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड तो आपको पता ही होगा, एल्टीट्यूड का सिंपल है, जैसे ये अर्थ की कर्वेचर है। अब यहाँ से अब स्पेस की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है पहले, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड अटेन करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। अब यहीं पे मैं माउंटेन बना देता हूँ, ये माउंटेन बन गया आपके। अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे जैसे आपने हाइट अटेन करी आपका टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। इस सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। द एटमोसफेयर बिकम लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो ऑन द हायर साइड ऑफ द एल्टीट्यूड, ठीक है सर। हिल्स के ऊपर ठंड रहती है गर्मियों के अंदर, ठीक है।
प्रेशर का और विंड्स का आपको सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। उसको देख सकते हैं क्या दिया हुआ है आपके पास कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम डिपेंड्स ऑन एनी एरिया ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। किस तरीके की हाइट है और किस तरीके की लैटिट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि दिस बोथ एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस दी टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। अब उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ का क्या तो विंड होगी और क्या वहाँ का प्रेशर होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। नाउ द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, तो ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी। सी दिस इज़ पेनिसुलर इंडिया। अब यहाँ पे लैंड बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, बट स्टिल जो ओशन है वो ज़्यादा देर में गर्म हो रहा है और ज़्यादा ही देर में ठंडा हो रहा है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसको मॉडरेट करने के लिए ओशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। अब उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, ठीक है, सी से डिस्टेंस इंक्रीज होता है जब, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर। ठीक है, समझ आ रही है? जब हम बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी से अगर मूव करते हैं सेंटर ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पर टेम्परेचर करीब करीब आपको 22 डिग्री से 24 डिग्री मिल जाए, बट सेंटर ऑफ इंडिया में आपको उसी टाइम पे कितना मिल जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, तो जैसे आप सी से मूव करेंगे, सी से जब आप मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका जो एक्सट्रीम वेदर है वो कंडीशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, ये आप इसे देख सकते हैं, या क्या कहेंगे, दिस कंडीशन इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। मेन चीज़ आप समझ जाइए क्या मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, दिस कंडीशन इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी एंड वेरी हॉट, दैट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब आ जाते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आप लोगों को पता होगा, अलोंग द ऑनशोर विंड, जब आपकी इस तरीके से ये समुंदर की हवाएं, विंड्स जब सी से लैंड की तरफ, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ लैंड, जब सी से लैंड की तरफ चलती है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और जब लैंड से सी चलती हैं तब उसका इम्पैक्ट अलग होता है। ओके, फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म एंड कोल्ड करंट फॉलोइंग पास्ट, इट विल बी वार्म एंड कोल्ड। ठीक है, अगर वार्म एयर चल रही है, वार्म करंट चल रहा है, तो ये एरिया वार्म हो जाएगा, और कोल्ड एयर चल रही है तो ये एरिया कोल्ड हो जाएगा। आई होप ये चीज़ इतनी तो क्लियर आने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट गोज़ लाइक कि ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी में अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं उसमें भी पूछा जाता है, 9th में, 10th में, 11th 12th, हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड के वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर आपको डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं इन सब ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, ये जैसे सब ट्रॉपिक रीजन है, इसके वेस्टर्न एरिया में आपको डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं। तो इसको समझने के लिए आप बेसिक चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर जो विंड्स हैं हमारी, दे फ्लो लाइक, इस तरीके से हवा बहती है कि यहाँ ये वार्म करंट है, ठीक है, और उसके बाद में ये जब वापस एक सर्किल बनाती हैं, देन इट बिकम्स कोल्ड, बिकॉज यहाँ से कोल्ड करंट आ रही होती है। ये जो कोल्ड करंट है इसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि ये क्या होती है, ड्राई होती है। ठीक है, अगर विंड आपकी ड्राई है, ठीक है, हवा ड्राई है, तो क्या वो मॉइस्चर को पिक करती है? ये आपको एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अगर हवा ठंडी है, ठीक है, तो वो क्या है, ड्राई है। ठीक है, ठंडी का मतलब ड्राई हो गया। व्हेन अ विंड इज़ ड्राई, इट डज नॉट हैव अ कैपेसिटी टू पिक अप एनी मॉइस्चर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जिस एरिया में बहती है उस एरिया को और सुखा देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कोई भी मॉइस्चर गेन नहीं कर रही होती और कोई रेनफॉल नहीं करती है, तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या होने लग जाता है, सूखा होने लग जाता है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि हम वार्म करते हैं किसी भी हवा के पर्टिकुलर एरिया को, जैसे इक्वेटर जो रीजन है, यहाँ पे अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है तो क्या होती है, हवा गर्म होने लगती है, और इसी वजह से वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं यहाँ पर।
ठीक है। और उसी की वजह से कंडेंसेशन ज़्यादा होता है, और कंडेंसेशन की ज़्यादा होने की वजह से रेनफॉल ज़्यादा होती है इक्वेटर्स में। इसीलिए आपको इक्वेटर के अंदर कोई भी क्या डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट जब आप ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक एरिया में जाते हैं तो यहाँ पर मेजर रीज़न क्या हो जाता है हमारा, विंड्स। ठीक है, कोल्ड विंड्स जब ब्लो करती हैं उसकी वजह से क्या होगा, आपके वेस्टर्न मार्जिन के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं क्या चीज़ें, डेजर्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलीफ। जैसे हाई माउंटेन्स है, ये एक बैरियर जैसा काम करती हैं कोल्ड विंड और हॉट विंड के लिए। ये आपने हिमालय में भी देखा होगा कि जो नॉर्थ पोल से हवाएं आ रही होती हैं इंडिया में, उसको एज अ बैरियर कौन रोकता है, हमारा हिमालयज रोकता है। वेयर एज यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आता है उसके लिए भी बैरियर काम करता है, और ये रेनफॉल में हमारी हेल्प करता है। इसमें एक चीज़ हो जाती है कि ये जो फेस जहाँ पे एयर आकर के टकरा रही है, ठीक है, जहाँ पे कोल्यूजन हो रहा है, उससे क्या होती है कि एयर लिफ्ट करती है। तो यहाँ पर तो रेन आपको अच्छी खासी अमाउंट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तो रेन आपको अच्छी खासी अमाउंट में देखने को मिल जाएगी। बट ऑन द अदर साइड इट विल रेन लेस, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी और यहाँ पे आपको कम बारिश देखने को मिलेगी। सो ये रिलीफ का एक फैक्टर हो गया। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के बचे हुए फैक्टर्स जो पर्टिकुलर इंडिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, साथ में जैसे ये एक्सप्लेनेशन मैंने बनाई हुई है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के लिए यूज़ करेंगे। फिर हम कुछ वेदर्स, कोल्ड और सीज़न को डिस्कस करके, रेनफॉल डिस्कस करके चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। तो स्टे ट्यून टिल दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक में अपने फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।